से आपको बता देते हैं, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास का ये इलाका, एक घर में धमाका होता है, धुआं उठता हुआ नजर आता है। शुरुआती जानकारी थी रॉकेट से हमला हुआ, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि काबुल धमाके पर अमेरिका का ये बदला पार्ट 2, इसे आप ऐसे कह सकते हैं। काबुल के खाजे बोगरा इलाके में ये एयर स्ट्राइक की गई है, मिलिट्री स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई है। बताया यह जा रहा है कि ISIS-K के आतंकी यहां पर छिपे हुए थे, जिन पर अमेरिका ने यह अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया, मिलिट्री स्ट्राइक किया, और संभवतः जो एक हमला करने जा रहे थे उन पर यह अटैक किया गया। क्योंकि अमेरिका ने पहले इस बात की आशंका जता दी थी कि अगले 24 से 36 घंटे में एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सकता है, एक बार फिर से आतंकी हमला हो सकता है। और ऐसे में एयरपोर्ट के पास के इलाके में एक घर पर जो हमला हुआ है वो दरअसल अमेरिका की एक मिलिट्री स्ट्राइक है। ISIS-K के ठिकाने पर यह अटैक किया गया। इससे पहले काबुल के एयरपोर्ट के पास जब धमाका हुआ था, बैरन होटल के पास धमाका हुआ था अमेरिका की तरफ से, तब भी ड्रोन स्ट्राइक की गई थी। और अब हमले की आशंका जताकर हमला हो उससे पहले अमेरिका की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। गोविंदर, तो क्या अब यह समझा जाए कि आने वाले दिनों में अमेरिका की फौज यहां रहकर तो नहीं, लेकिन जो लड़ाई 20 साल से चल रही थी वो अब आगे इसी तरीके से मिलिट्री एयर स्ट्राइक के जरिए जारी रहेगी? एग्जैक्टली लड़ाई कम करेगा अमेरिका, बट अब जो अमेरिका करेगा वो बिना अपने किसी सोल्जर को ऑन द ग्राउंड यूज करे हुए करेगा। वो केवल इसको एक वीडियो गेम की तरह टेक्नोलॉजी के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, एयरफोर्स की बॉम्बिंग के जरिए अपने जो टारगेटेड दुश्मन है उनको, जिनको निकालना है अमेरिका, उनको वैसे टारगेट करेगा। और अगर हाँ जरूरत पड़ी, अमेरिका को लगा कि एक हाई वैल्यू टारगेट है कोई, उसको निकालना है, उस केस में वो जैसे इन्होंने ओसामा बिन लादेन को रात के अंधेरे में जाके 50-60 मरीन्स ने चुपचाप जा करके उठा करके मार दिया, तो उस तरह से कोई इक्के दुक्के करेंगे जो हाई वैल्यू टारगेट होगा। उसके अलावा अमेरिका ये रिमोट वॉर करेगा अगर उसके अपने उसमें पड़े। नाउ द पॉइंट इज कि अमेरिकन इंटरेस्ट अब अफगानिस्तान में वैसे भी कम हो रहा है, बट फिर भी जो ऐसे कंडीशंस आएंगी जहां होगा अमेरिका को अपनी साख के लिए या अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए या बदला लेने के लिए। देखिए अभी जो काबुल में अटैक हुआ उसमें कितने लोग मारे गए, तो कितने लोग इन्वॉल्व थे पीछे प्लानिंग में? केवल वही 2 लोग थे जिनको इन्होंने 2 दिन पहले मार दिया, कि 10-15 लोग इन्होंने आइडेंटिफाई कर ले कि ये सारे ग्रुप थे, इन्होंने डिसाइड करा, अंजाम दिया। तो उन 15-20 लोगों को मारना है तो उनको कैसे एक एक को चुन चुन के जब मौका मिलेगा अमेरिका मारेगा। बट ये एक रिमोट वॉर के जरिए करेगा। और इसका एक शब्द भी और एक टर्म भी यूज कर रही है अमेरिकन मिलिट्री एंड बाइडेन कि ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी। मतलब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आपके होराइजन से आकर के ऊपर आसमान से ही आपको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये रहेगी। तभी तो आपको ध्यान हो, अमेरिका पाकिस्तान से एयरबेस मांग रहा था, सेंट्रल एशिया में एयरबेस मांग रहा था। अमेरिका को था कि मेरे को कोई एयरबेस मिल जाए अफगानिस्तान के बिल्कुल पास में, ताकि मेरे को अगर कभी कुछ इमीडिएट रिएक्शन करना हो तो 10 मिनट में या आधे घंटे में मेरे ड्रोन पहुंच जाएं। अभी जो इन्होंने ड्रोन यूज करा है, जो अभी 2 दिन पहले इन्होंने ISIS के जो 2 बंदों को मारा है, वो ड्रोन अगर कतार से निकला है, उसकी स्पीड एवरेज होती है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और कतर से या कहीं से भी वहां तक का, पेशावर तक का डिस्टेंस करीब एटलीस्ट 2000-3000 किलोमीटर है। वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो ड्रोन चल रहा है, उसे तो 5 घंटे लगे वहां पहुंचने में, राइट। और तब तक जो इनका टारगेट था मानो वो निकल गया, तो वो तो ड्रोन वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए जितना पास अमेरिका हो सकता अफगानिस्तान से, अमेरिका वो चाहता था। बट अब जो भी है, नहीं तो अपने कतर के बेस से, नहीं तो अपने पर्शियन गल्फ में या कहीं पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से भेजेंगे अमेरिका। तो ये इनकी है ओवर द होराइजन स्ट्रैटेजी कैपेबिलिटी, और इस पे अमेरिका को बहुत विश्वास है। और उन्हें है कि यहां पर अब हमारा कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं अभी निकल जाने के बाद, राइट। और जो बाकी अगर कोई इंटरेस्ट होंगे, कोई बड़ा ऊंच नीच हो गया, तो हमारे पास इनफ कैपेबिलिटी है कि जाकर के हम इनको बॉम्ब कर देंगे अच्छे से, और बाकी अपने हवाले पे रहे। ठीक है बरियार साहब, क्या यही आने वाले समय में आपको नजर आता है जो रोबिंदर कह रहे हैं, रिमोट वॉर?
अपने फौजियों की जान खतरे में डाले बिना एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों पर अटैक। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली फ्यूचर वारफेयर का डॉक्ट्रिन ही ये है कि इसमें एयर एंड स्पेस सुपेरिटी, साइबर स्पेस एंड एयर सुपेरिटी जो है आगे चल के काम करेगी। और अमेरिका का आप देखिए, ग्राउंड फोर्स उनके इतने डेडिकेटेड नहीं है कि वो दूसरे देश में जाके एडवर्स कंडीशंस में वहां पर लड़ाई लड़े। वहां पर आर्मी, जैसे हमारे यहाँ 17 साल की उसमें जवान भर्ती होता है, वहाँ 25, 28, 30 साल की एज में आते हैं वो लोग। तो उनका जो है एयर एंड जो नेवल सिक्योरिटी जो है अमेरिकन फोर्सेस के, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। और वो जहाँ भी उनको सक्सेस मिली है उनको एयर स्ट्राइक से ही, उसके द्वारा ही मिली है। उनके ग्राउंड फोर्सेस उनके हर जगह आ रहे हैं, चाहे वो इराक गल्फ हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान में भी आपने देखा है। तो अल्टीमेटली एयर सुपेरिटी, और उसमें भी अनमेन्ड जो ड्रोन सिस्टम्स हैं, अवॉक सिस्टम्स हैं, यही आगे का फ्यूचर है। और जैसा रविंदर जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपको एक बेस चाहिए जहां से कि आप अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अलावा एक फिदाइन हमला रोकने के लिए ये स्ट्राइक की गई, एक फिदाइन हमला होने जा रहा था, ISIS के आतंकी करने जा रहे थे त्रिपाठी साहब, इसे रोकने के लिए ये एयर स्ट्राइक की गई। जी, जिसको आप कहते हैं कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक, ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक थी। उनको पता लग चुका था कि एक और हमला होने वाला है, उनकी इंटेलिजेंस मिल चुकी थी, उन्होंने इंटेलिजेंस जो गैदर की थी उसकी वजह से शायद पॉइंटेडली वो जगह भी पता लग गई, उन्होंने ये हमला किया। कहा जाता है कि उसमें 2 लोग और एक बच्चा, या 2 बच्चे और एक आदमी मारा गया है। अब वो तो कौन कौन होगा पता नहीं, लेकिन अब ये चीज़ देखने की है कि अमेरिका ने ये तो कहा था, जाते जाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर के जवाब में उन्होंने कहा था कि हमने साथ छोड़ा है, हाथ नहीं छोड़ा है। हमने हाथ छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा है, कि मतलब हम दूर रह करके भी आपको मदद करते रहेंगे। तो ये तो वो वहाँ से, जैसा कि सज्जन साहब बता रहे थे कि दोहा से, कतर से वो कर रहे हैं। और उनकी एरियल स्ट्राइक की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तालिबान से या ISIS के से क्या कंपेयर करना, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये वो करते रहेंगे। लेकिन मुझे एक जो डर लग रहा है वो ये है कि अभी तो ठीक है, अभी इन्होंने ISIS के का एक और प्रिवेंटिव वो कर दिया, उस पर हमला। 2-3 हो सकता है ये और करें, क्योंकि जाते जाते इनको भी जाने में टाइम नहीं, मेरे ख्याल से हफ्ते भर में ज़्यादा निकल जाएंगे अगर 31 तक नहीं जाते तो। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या अमेरिका का उतना ही इंटरेस्ट बना रहेगा यहाँ? मेरे ख्याल से नहीं बना रहेगा। और इसलिए उसके बाद अगर ISIS और तालिबान के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें तमाम निर्दोष नागरिकों की जानें जाएंगी, जैसे गई काबुल एयरपोर्ट को 2 दिन पहले, तब क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, या उसको रोकने का क्या उपाय होगा? ये बड़ा प्रश्न। परिहार साहब का कनेक्शन कट गया था, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाता तब तक अमेरिका का इंटरेस्ट है। जिस दिन अमेरिकी नागरिक सही सलामत वापस अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका की फौज वापस पहुंच गई, उसके बाद यह स्थिति कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। कंट्रोल करने में अमेरिका जो है वो पूरा, जैसा त्रिपाठी साहब भी बोल रहे थे कि वो पूरा छोड़ेंगे नहीं। जो बाइडेन कितना ही कोशिश करें, उनको नाटो कंट्रीज का भी प्रेशर उनके पास आएगा, क्योंकि अगर आगे चल के अफगानिस्तान में चाइना या रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो अमेरिका को मजबूरन चाइना को काउंटर करने के लिए इसमें एक्टिवेट अपने आप को करना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये समय के साथ में इसमें बदलाव आएंगे। आप ये सैक्रोसेंट बड़ी खबर इस वक्त की काबुल अटैक पर, अब तक की ये सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह खबर आ रही है, जो अटैक अभी अमेरिका ने किया, सुसाइड कार बॉम्बर को निशाना बनाया गया। एक सुसाइड कार बॉम्बर, तालिबान ने भी सुसाइड बॉम्बर पर हमला करने की बात को माना है। काबुल अटैक पर यह बड़ी खबर है। एक सुसाइड बॉम्बर कार के जरिए अटैक करने जा रहा था ISIS का, जिसे अटैक में ढेर कर दिया गया। सुसाइड कार बॉम्बर, उसे निशाना बनाया गया। ये बड़ी खबर है। जैसे ही धमाका हुआ, पहले ये लग रहा था कि पहले की तरह जैसे काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था, क्या फिर ISIS ने ऐसा किया है?
लेकिन थोड़ी देर में यह बात साफ हो गई कि यह अमेरिका की मिलिट्री स्ट्राइक है और ISIS-K के आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया। अब साफ हो गया कि एक सुसाइड कार बॉम्बर था, एक सुसाइड कार बॉम्बर जो हमला करने जा रहा था उस पर अटैक किया गया, उसे ढेर किया गया। यह बड़ी खबर। रुबिंदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है विशाल जी। हम यही बात कर रहे थे कि या तो जो टारगेट है अगर अमेरिका ने करा है, या तो उसको मारा है जो कि 2-4 दिन पहले जिसने काबुल में करा था, इनको पता था कि वो इन्वॉल्व था, उसको मारा है, या फिर इन्होंने उसको मारा है कि जो कोई नया एक्टिविटी करने जा रहा था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर जो कार लेकर के जाने की तैयारी में था उसको मार दिया, इसको प्रिवेंटिव कहेंगे, राइट? ये दोनों हैं। बट इसके चलते विशाल जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है। वो ये आ रही है कि अमेरिका निकलता तो जाएगा, और ये अच्छा, अब ये इस सुसाइड बॉम्बर की लोकेशन कैसे मिली अमेरिका को? अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास थी कि तालिबान ने दी अमेरिका को? ओके, अगर ये तालिबान ने इंफॉर्मेशन दी और अमेरिका ने स्ट्राइक करा, और अभी 4 दिन पहले भी जो अमेरिका ने इधर आपके नंगर खान में जो IS के जो मास्टर प्लानर को मारा इस काबुल अटैक के, उसमें भी खबरें थी कि वो लोकेशन एग्जैक्ट तालिबान ने बताई है। तो इसका मतलब ये पैटर्न अगर बढ़ता गया तो अमेरिका विड्रॉ भी करता गया, तो आगे जाकर के क्या तालिबान ISIS के की ठिकानों और की बंदों की इंफॉर्मेशन अमेरिका को देगा और अमेरिका अपनी ओवर द होराइजन से आके मिसाइल से, ड्रोन से उन्हें मारेंगे, रॉकेट से? ये एक बहुत ही अजीब व गरीब बट इंटरेस्टिंग एंड जो भी आप कहे वो डेवलपमेंट हो सकती है अगर ये जो पैटर्न दिख रहा है मुझे, अगर इन दोनों स्ट्राइक जो अमेरिका ने करी, इसकी इंटेलिजेंस अमेरिका को कैसे मिली, इसकी खबरें हमें तो पता नहीं चलेंगी एग्जैक्टली, परंतु अगर ये दोनों लोकेशंस और दोनों टारगेट्स की लोकेशंस तालिबान ने दी हैं अमेरिका को और अमेरिका ने अटैक किया है, तो फिर तो अमेरिका चाहे चले भी जाए 31 तारीख को, ठीक है, अफगानिस्तान में टोटल कयास रहेगा, लड़ाइयाँ होंगी तालिबान की और ISIS की, परंतु कोई एक बड़ा टारगेट तालिबान को जैसे ही पता चला कि कुछ ये बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 10-15 जमघट है, उसने अमेरिका को बताया और अमेरिका ने ओवर द होराइजन आके उनको मार दिया, ढेर कर दिया। तो ये तो बड़ी स्ट्रेंज कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन हो जाएगी बिटवीन तालिबान और अमेरिका। लेकिन यहाँ पर एक खतरा भी सामने आ रहा है और वो ये है कि ये सुसाइड कार बॉम्बर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने जा रहा था। इससे पहले भी हमला एयरपोर्ट के पास ही किया गया था, इस बार भी कोशिश वही थी, एयरपोर्ट को टारगेट करना। तो त्रिपाठी साहब, अगर एयरपोर्ट इतना जबरदस्त टारगेट पर है, अभी तो रेस्क्यू मिशन बहुत लंबा चलना है, अभी तो कई देशों के नागरिक हैं जो निकाले जाने हैं। एयरपोर्ट पर अगर इस तरीके से बार बार अटैक किए गए तो क्या होगा इस तरह से रेस्क्यू मिशन का? देखिए, ऐसा है कि अगर एयरपोर्ट पे बार बार अटैक होंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन खतरे में पड़ ही जाएगा। जैसे आपने देखा, ब्रिटेन ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है, ब्रिटेन ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी, हो सकता है कुछ और मुल्क करें। लेकिन जैसा कि सज्जन साहब कह रहे थे कि अगर चला भी जाता है अमेरिका तो भी ISIS तालिबान के खिलाफ रहेगा अगर तालिबान ने ये इंटेलिजेंस इनपुट दी है। और दूसरा, उसमें एक डिफरेंट एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि पता ये भी चला है कि हक्कानी ग्रुप के साथ ISIS के संबंध हैं, और यही हक्कानी ग्रुप जो है वो तालिबान के साथ भी बातचीत में लगा हुआ, तालिबान के साथ में है। और यही हक्कानी ग्रुप जो है, ये हक्कानी और ISIS के दोनों ही पाकिस्तान द्वारा पैदा किए गए हैं। तो इसमें कौन किसका साथ देगा ये बड़ी देखने चला जाएगा, तभी शायद ये पोजीशन क्लियर। और इसके साथ एक चीज़ और होगी, और वो चीज़ ये है कि जैसा कि परिहार साहब कह रहे थे कि अमेरिका आखिरी टाइम तक रहेगा, मेरे ख्याल से एक, आप सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज़? जी जी जी। एक इसमें एंगल ये भी है कि कुछ खबरें ये आई थी कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर 20 साल में अमेरिका को कोई बहुत ज़्यादा कमेंडेबल या डिसनेबल सफलता नहीं मिली है, और अमेरिका अब चाहता है अपना फोकस करना यहाँ के अलावा, यहाँ के बजाय वो साउथ चाइना सी में ज़्यादा फोकस करना चाहता है अपना, ताकि वो चीन को वहाँ कंटेन कर सके। और चीन अगर उधर कंटेन होगा
उस मोर्चे पे अगर चीन कंटेन होगा तो शायद इस मोर्चे पे चीन को उतना ज़्यादा बढ़त करने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक ये भी एंगल है, लेकिन अब इस पे पता नहीं कहाँ तक ये सही होगा, ये देखा जाएगा बाद में। ठीक है परिहार साहब, जो बात मैंने कही, काबुल एयरपोर्ट निशाने पर है। ये सुइसाइड कार बॉम्बर ये भी काबुल एयरपोर्ट को ही निशाना बनाने के लिए निकल रहा था और अमेरिका के पास इंटेलिजेंस था, जानकारी थी, सीधा उसे टारगेट किया गया, उसे ढेर किया गया। लेकिन खतरा यही है कि अभी रेस्क्यू मिशन चलना है, कई देशों के नागरिक निकलने हैं, एयरपोर्ट को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। 2, 4, 10, 20 आतंकी मारने से आईएसआईएस के खत्म नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, आईएस के जो है उसका काफी बड़ा नेटवर्क है और उनके अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि करीब 2000 लड़ाके हैं, पर इससे भी ज्यादा होंगे। और उनकी फंडिंग रिसोर्सेज जो है वो कई सोर्सेज से आती है, तो वो कभी खत्म होंगे नहीं। त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है कि ये आपस में इनकी लड़ाइयां चलेंगी। अब हक्कानी ग्रुप की बात आई है तो तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास का इलाका हक्कानी ग्रुप को दिया हुआ है सिक्योरिटी और सारा गवर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो ये आपस में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, क्रॉस भी होती हैं। जो अमेरिका को जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वही अमेरिका की इंफॉर्मेशन दूसरी तरफ भी दी जाती है। ऐसा ये इंटेलिजेंस में बहुत कॉमन चीज है। तो आपस में इनका टग ऑफ वॉर सारे जो हक्कानी है, तालिबान है और आईसिस के, इनके आपस में चलेंगे। अब रहा सवाल ये कि अमेरिका के एक्शन आगे क्या होगी। देखिए, आप कुछ भी होगा, एक पैक्ट तालिबान के साथ में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का डेफिनेटली होना है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस आगे भी चलेंगे और चलाना पड़ेंगे। मगर उसमें डायरेक्ट अमेरिकन फोर्सेस का सपोर्ट रहेगा या मल्टीनेशनल रहेंगी या तालिबान इनको सपोर्ट करेगा, ये आगे देखने वाली बात है। मगर इतनी जल्दी कि आप 2 दिन के अंदर पूरा रेस्क्यू कर लेंगे, वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और आईसिस के का मॉड्यूल भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हमारे यहाँ उनके स्लीपर सेल डेवलप हो गए तो साउथ ईस्ट एशिया और पाकिस्तान के भी उसमें खतरा आगे चल के आएगा, जो आज पाकिस्तान आईएसआई को समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे कह सकते हैं अब तक एक आतंकवादी संगठन सत्ता में आने की बात कर रहा था, अब 2 आतंकवादी संगठनों की आपस में लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर। जी हाँ बिल्कुल। अब उनको लगता है आईसिस के को कि उनकी जो विचारधारा है उससे तालिबान अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, वो मॉडरेट होते जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज के प्रति उनकी नफरत कम हो रही है। भारत की तरफ भी अगर वो लाइट उसमें मूड में रहते हैं तो आईसिस के तो उनका प्लानिंग तो पूरा हिंदुस्तान, चाइना, बांग्लादेश सब पे इस्लामिक राज अपना बनाने का है। तो वो अब इनके आपस की लड़ाइयां डेफिनेटली आगे चल के बढ़ेंगी और अमेरिका के बाहर जाने के बावजूद अफगानिस्तान का गृह युद्ध लंबा चलेगा। इसमें री एंट्रीज जो है वो डेफिनेटली होंगी आगे चल के, वो आप देखेंगे। यानी त्रिपाठी साहब, आईएसआईएस के को लग रहा है कि तालिबान थोड़ा कम कट्टर है, थोड़ा कम क्रूर है। आईएसआईएस के को होना चाहिए सत्ता में अफगानिस्तान की। तालिबान के बारे में कई बार यही शिकायत आईएसआईएस के की रही है कि तालिबान जो है बड़ी नरमी दिखा रहा, शरीयत के हिसाब से नहीं चल रहा, इस्लामिक लॉ को, इस्लामिक राज्य को उनके फुल कैपेसिटी में नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए देखिए इन्होंने क्या किया कि तालिबान से, कुछ लश्कर तोयबा से और कुछ और देशों से, ईरान से और उज्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से भी इन्होंने कुछ लड़ाके लेकर के आईएसआईएस बनाया था, जो 3 साल तो चुप रहा, लेकिन 1919 से थोड़ा बढ़ा और 2020 से, और पिछले साल पहले 4 महीनों में साल के इसने अफगानिस्तान में 77 से ज़्यादा हमले किए थे। और ये कहा जा रहा था कि इसका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव तालिबान के प्रभाव को कम कर सकता है। लेकिन अभी गनीमत यह है कि इनमें से कोई भी नॉर्दर्न अलायंस के साथ नहीं है। ये बिल्लियों के बीच की अभी लड़ाई हो रही है, तो इसमें यह देखना होगा इसमें फायदा किसका होता है। संजय महसिन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। महसिन साहब, आप कैसे समझाएंगे इसे? आईएसआईएस के ठिकानों पर एक सुइसाइड कार बॉम्बर पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। एक मिनट, एक्चुअली मेरे को आपका स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और दूसरा आपका सवाल भी जरा आपको फिर दोहराना पड़ेगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आईएसआईएस के एक सुइसाइड कार बॉम्बर पर, यह अमेरिका की एयर स्ट्राइक है, मिलिट्री स्ट्राइक की है। यह वो सुइसाइड कार बॉम्बर है जो काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाने जा रहा था। इसको थोड़ा प्री मैच्योर होगा बोलना, क्योंकि जो रिहायशी इलाका है वहां लोग
पानी वगैरह डाल रहे थे। मैंने दूसरे चैनल में अभी देखा था, तो कुछ क्लियरिटी नहीं है। और इतना मेरे को पता है, जो ये इलाका है एयरपोर्ट से काफी दूर है, तक वेस्ट को है, और तकरीबन 10-12 किलोमीटर के आसपास है। ये काफी दूर इलाका है। अब वहां से ये सुसाइड बॉम्बर आ रहा था, तो वहां पर इसको बिल्कुल टारगेट किया है, तो वो भी नहीं अभी पता है, क्योंकि जितना अभी तक क्लिपिंग्स दिखी है उसमें तो ऐसा लग रहा था कि कोई घर के ऊपर हुआ है। और फिर अगर एयर स्ट्राइक से हुआ तो फिर यस, पिन पॉइंटेड हो सकता है और काफी एक्यूरेट खबर हो सकती है। पर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे काबुल में, मैंने उनसे भी बात की है, तो वो भी अभी क्लियर पिक्चर नहीं दे पाए हैं। तो इससे ज्यादा एनालिसिस करना अभी शायद मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बोल देना और फिर बाद में और कुछ निकले तो थोड़ा गलत रहेगा। नहीं ठीक है रोविंदर, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं जो खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं। तालिबान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सुसाइड कार बॉम्बर था, उसी पर हमला किया गया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी यही बात सामने आ रही है कि सुसाइड कार बॉम्बर था, निशाना काबुल एयरपोर्ट था। जी हाँ, बिल्कुल। जो खबरें आ रही हैं, रॉयटर्स भी वायर एजेंसी है और आई थिंक रशियन सोर्सेज ने भी, रशियन वायर और प्रेस ने भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो समझ आ रहा है ये था कि ये सुसाइड बॉम्बर शायद उस बिल्डिंग में रहता होगा, ठीक है ना, क्योंकि और इसका इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, या इनके पास इंटेलिजेंस होगी कि ये अगले 1 घंटे में या कल सुबह ये कार में बम भर के इसने रखे हुए रख लेगा और जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ सुसाइड बॉम्बिंग करने में कार के साथ। तो ये इंटेलिजेंस होगी। अब इंटेलिजेंस कहाँ से मिली अमेरिकन को? उनकी खुद अपनी सर्वेलेंस से मिली, या तालिबान वालों ने दी उन्हें कि ये है आइडेंटिफाइड टारगेट है, इसे आप एलिमिनेट कर लो। देखिए, एयरपोर्ट इस समय मैग्नेट बन गया है, दुनिया की पूरी माइक्रोस्कोप के अंदर है, पूरी दुनिया की नजरें हैं काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, अभी तो ये मानिए कार बॉम्बर अगर सुसाइड जाकर के मानो गेट पे मारता, 100 लोगों को मारता, अनफॉर्चुनेट। परंतु एक और खतरा है कि कोई अगर रॉकेट लॉन्च कर दें ये लोग, जो कि हवाई पट्टी पे गिरे एयरपोर्ट की, तब आपके हवाई जहाज उड़ नहीं पाएंगे और ना ही कोई नया हवाई जहाज उतर पाएगा, क्योंकि एक बार अगर रनवे पे गड्ढे वड्ढे हो गए तो एयरप्लेन टेक ऑफ थोड़ी कर सकता है, और उस गड्ढे को रिपेयर करना भी आसान नहीं होगा आज की हालत में, राइट। वहां पे कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलेगी, कहां से सीमेंट आएगी, कौन सी कंक्रीट आएगी जो आप रनवे को रिपेयर करेंगे, राइट। तो अगर वैसा कोई हादसा हो गया तो काबुल एयरपोर्ट एक बैठा बैठाया ट्रैप बन जाएगा, जिसमें 3-4 हजार अमेरिकन सोल्जर्स, क्योंकि 5,000 हैं तो उनमें से कुछ निकलने शुरू हो जाएंगे अगले 1-2 दिन में, 3-4 हजार अमेरिकन सोल्जर्स, कुछ में भी किसी और के भी सोल्जर्स, कुछ फॉरेन सिटीजन्स, वो सब के सब वहां एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर फंस जाएंगे। तब सोचिए कितना इनको इनके आतंकी ऑब्जेक्टिव्स को वो मिलेगा बूस्ट। तो वो एक बहुत बड़ा अलग किस्म का खतरा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि किस तरह का अटैक ये ट्राई कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो अगर आप IS खोरखान हो और आपका ऑब्जेक्टिव हो सबसे ज्यादा डैमेज करना है, तो वो नंबर 1 टारगेट बनता है। एयरपोर्ट की टैक्सी वे को डैमेज करो, सब फंस गए, 15 दिन के अंदर बन नहीं पाएगा, महीने में नहीं बन पाएगा, सारा खाना पीना खत्म होगा, सोल्जर्स भूख से मर रहे होंगे, अमेरिका क्या करेगा? और शायद ओके। एंड इसके अलावा बाय द वे, अदर देन एयरपोर्ट, रविंदर जी, अपने दर्शकों को जिन्होंने अपनी टीवी सेट सभी ऑन किए, एक बार फिर से सारे अपडेट्स बता देते हैं। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान में जो अमेरिका द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है, रॉयटर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका द्वारा। आईसिस खुरासान के खिलाफ एक सुसाइड बॉम्बर था, उसको टारगेट किया गया है, उसकी कार को टारगेट किया गया है। तस्वीरें जी न्यूज़ आप तक लगातार पहुंचा रहा है। करीब 6:10 पर यह खबर आई कि काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ साइड पर एक रॉकेट जो है, रॉकेट से स्ट्राइक की गई है। धमाका हालांकि उससे भी हुआ और एक बच्चे की इसमें मौत की खबर है। लेकिन अब जो तस्वीर जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है पूरी सिचुएशन, उसके मुताबिक तालिबान कह रहा है अमेरिका ने सुसाइड बॉम्बर को निशाना बनाया है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी यही दावा किया जा रहा है कि दरअसल एक सुसाइड बॉम्बर की कार को निशाना बनाया गया है। आप लगातार ये देख रहे हैं किस तरह काबुल एयरपोर्ट से अफरा तफरी की तस्वीरें आई हैं। लोग बड़ी संख्या में अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर रहे। 26 अगस्त को भी
2 धमाके हुए थे, जिनमें से एक आत्मघाती धमाका था। करीब 183 लोगों की इसमें मौत हो गई थी, जिसमें 13 यूएस मरीन्स शामिल थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और एट द सेम टाइम इसी वक्त आप ये खबर भी देख रहे हैं कि अमेरिका द्वारा ये दावा किया जा रहा है, तालिबान द्वारा भी ये कहा गया है और जो अमेरिकी अधिकारी हैं उनके हवाले से भी न्यूज़ एजेंसी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ये एक बड़े धमाके को देखते हुए, जिसकी आशंका थी और जिसे लेकर जो बाइडेन पहले भी अलर्ट कर चुके थे, चेतावनी दे चुके थे कि 24 से 36 घंटे में किसी बड़े धमाके को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है आतंकी संगठनों द्वारा, उसे देखते हुए अमेरिका ने सुसाइड बॉम्बर्स को टारगेट किया है। ये न्यूज़ एजेंसी के हवाले से अमेरिकी अधिकारियों को कोट करते हुए कहा जा रहा है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। जनरल मैस्टन, जल्दी से आपका एक कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगी कि एक तरफ हम तस्वीर देख रहे हैं एट द सेम टाइम कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो 13 यूएस मरीन्स हैं जिनकी मौत हुई जब 26 अगस्त को आत्मघाती हमला हुआ, उनकी बॉडीज को रिसीव करने पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और एट द सेम टाइम हम ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें अब ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक बड़े हमले को टालते हुए आईसिस खुरासान को निशाना बनाया गया और सुसाइड बॉम्बर को टारगेट किया गया। जनरल मैस्टन, सॉरी, एक्चुअली मेरे को इस पे दिख नहीं रहा था, जरा क्वेश्चन फिर से दोहराइएगा। मैं ये कह रही हूँ कि अब ये जो दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने सुसाइड बॉम्बर को टारगेट किया है, क्योंकि लगातार काबुल एयरपोर्ट जो है उस पर अफरा तफरी का माहौल है, भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि इवैक्यूएशन का जो पूरा प्रोसेस है वो लास्ट स्टेजेस में। अमेरिका के लिहाज से बात करें तो कंप्लीट पुल आउट की जो बात कही जा रही थी उसमें सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में इस बड़ी खबर को कि आईसिस खुरासान को अमेरिका द्वारा एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, आप कैसे देखते हैं? मैं इस नजरिए से देखता हूं, क्योंकि पहली बात, अगर ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, जो लग रहा है अभी सही है, तो पहली बात ये काफ़ी क्रेडिबल और रिलायबल इंटेलिजेंस थी, इसीलिए वो कर पाए हैं। क्योंकि पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कुछ रॉकेट अटैक हुआ है, कुछ रिहायशी इलाके में गिरा है, और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं काबुल में उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो भी अभी तक क्लियर नहीं थे कि ये, बस इतना पता है कि काबुल एयरपोर्ट से वेस्ट को काफ़ी आगे जाके गिरा है। अब ये जो स्थिति है, अमेरिका ने जो ये टारगेटिंग की है, तो इसका मतलब इनको तालिबान या कोई तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा है। पर इसके कुछ पहलू हैं। एक पहलू तो शायद मैंने किसी स्पीकर को सुना था कि ISI के अभी एयरपोर्ट को भी टारगेट कर सकता है, रनवे को भी टारगेट कर सकता है, और मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत अच्छी एनालिसिस है। साथ में अमेरिका जो ये कर रहा है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और परिणाम उनके लिए हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, सैनिक तो निकल जाएंगे 31 तारीख तक, चलिए मान लिए एयरपोर्ट में कोई डैमेज नहीं हुआ और वो निकल गए, सब ठीक ठाक है। पर आज की तारीख में अमेरिकन जो सिविलियन है, जो सिटीजन्स हैं, वो काफी वहां पर रह रहे हैं। जो कुछ न्यूज चैनल्स में मैंने देखा था, तकरीबन 1500 तक के हैं, और कुछ और फॉरेन नेशनल्स भी हैं, जैसे UK के भी हैं, जो वहां पर सिटीजन्स नहीं है, मतलब रह रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी हैं। तो सिचुएशन ये आ सकती है कि अगर ये अटैक्स बढ़ते गए, तो देखिए इनके पास एक बहुत बड़ी हथियार है, ये ISIS के और तालिबान के, वो होस्टेज बनाएंगे। और होस्टेज अगर सिचुएशन आ गई, तो वो तो फिर बहुत ही मुश्किलात हालात हो जाएगी अमेरिका के लिए। क्योंकि आपको पता, जब भी ऐसी होस्टेज टाइप सिचुएशन होती हैं, तो ये एक देश में काफी प्रभाव डालता है डिसीजन मेकिंग में। तो वो हो सकता है, तो अमेरिका को जो भी अभी कर रहे हैं, काफी सोच समझ के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग्स काफी डाउन है, तो ये अगर बार बार कर रहे हैं, तो अपनी अप्रूवल रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए तो है, पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ये अगर इनके सिटीजन सारे निकल चुके होते, तो इनके पास टोटली फ्री हैंड था सब कुछ करने को। तो ये थोड़ा एक चिन्ह रहेगा उनके नेशनल इंटरेस्ट के प्रति। तो ये मेरा एनालिसिस है। ठीक,
आपने क्योंकि जिक्र किया यूएस सिटीजन्स का जो कि अफगानिस्तान में फंसे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन का एक स्टेटमेंट है न्यूज एजेंसी एएफपी पर। वो ये कह रहे हैं कि करीब 300 यूएस सिटीजन्स हैं जिन्हें अभी भी अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया जाना है। तो ये 300 यूएस अमेरिकन सिटीजन्स जिन्हें अभी इवैक्यूएट किया जाना है। एट द सेम टाइम हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे जब जो बाइडेन पहुंचे हैं डॉवल एयरफोर्स बेस पर डेलावेयर में उन 13 यूएस मरीन्स के बॉडीज को रिसीव करने के लिए जो कि अफगानिस्तान में 26 अगस्त को जो आतंकी हमला हुआ था उसमें मारे गए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं और जनरल परिहार, एक कमेंट यहां पर मैं आपका चाहती हूं। ठीक उसी पॉइंट पर वापस लौट रही हूं जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं 24 से 36 घंटे एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। उसी दौरान ये स्ट्राइक, इसके लिए अगर मैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह सकूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है सुसाइड बॉम्बर को टारगेट किया गया है, और ठीक उसी वक्त वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए अपने उन 13 यूएस मरीन्स को जिन्होंने अपनी जान खो दी है जो 26 अगस्त को अटैक हुआ। अमेरिका के इमेज मेकओवर के लिहाज से तस्वीरें कितनी स्ट्रांग या कितनी पावरफुल हैं, ये देखते हुए कि बीते 2 हफ्तों में अमेरिका की इमेज, उसके रेपुटेशन, उसके प्रेस्टीज को जबरदस्त नुकसान हुआ है। डेफिनेटली जो इन्होंने प्लानिंग करी है उसमें ये सिंबॉलिक दोनों क्लब किए हैं कि हम वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं और यहाँ जो बाइडेन जो है वो श्रद्धांजलि पहुंचे, तो ये वो रीएश्योर करना चाहते थे कि अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाइडेन जो है वो इस चीज पे बहुत ही सख्त रुख अपना रहे हैं और जो भी कुछ वहां पर हुआ उसका हम अच्छी तरह से जवाब देने में सक्षम है। जनरल मैसन ने बहुत अच्छी एनालिसिस की है और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कभी भी कोई जो इंटरनेशनल लेवल पे आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इवेक्यूएशन 31 अगस्त तक कर रहे हैं, तो उसके प्लान बी और प्लान सी डेफिनेटली अमेरिकन और नाटो फोर्सेस ने बना के रखे होंगे। और ये जो एंगल है कि जो अमेरिकन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के नागरिक वहां रह गए वो आगे होस्टेज ना बने या कुछ है, तो इसके लिए भी उनकी कुछ इंटरनल प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली हुई होगी। तो आगे चल के हमें देखना होगा कि ये सिचुएशन कैसे टर्न लेती है। ये बहुत टर्मोइल जो है ये काफी महीनों तक चलेगा और जैसा कि रविंदर जी भी बोल रहे थे, हम सारे इस पर डिस्कशन करते रहे कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला जाएगा मगर अफगानिस्तान में उसका इंटरफेरेंस पूरी तरह से नहीं खत्म होगा, वो चलता रहेगा। क्योंकि चाइना को अगर उन्हें क्वाड में वहां पर साउथ चाइना सी में अगर एंगेज करना है तो यहाँ वो फ्री हैंड देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये टग ऑफ वॉर की सिचुएशन जो है कई सालों तक चलेगी। तालिबान गवर्नमेंट वहां पर इतनी आसानी से गवर्न नहीं कर पाएगी और हो सकता है कि देर अबेर से फिर वहां पर मल्टीनेशनल एक्शंस जो है यूरोपियन कंट्रीज के फिर देखने को दिखाई दें हमें। जी त्रिपाठी जी, एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट, ये जो तस्वीरें हैं जो अफगानिस्तान से आ रही हैं, एक सवाल जो बार बार खड़ा होता है वो ये है कि यूएस तो चला जाएगा, अपने फोर्सेस को पुल आउट कर लेगा, लेकिन जो अफगानी हैं, जो लोकल्स हैं, उनका क्या? उनका डेस्परेशन हमने बीते 2 हफ्ते में देखा है कि किस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ने की कोशिश की है। उन तक मदद किस तरह से पहुंच पाएगी? क्योंकि यूएन को लेकर लगातार सवाल उठे हैं, क्या यूएन इफेक्टिव रहा, क्या यूएन एफिशिएंट रहा, क्या यूएन वो रोल निभा पाया जिसकी ऐसे क्राइसिस में उम्मीद की जाती है? देखिए, वो सब यूएन कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन अभी जो मुख्य चीज़ है, जो अभी की इमीडिएट नीड है यूएस के जाने के बाद, वो ये है कि जो अफगान वहाँ पर हैं अफगानिस्तान में, जिनके पास अब रसद की कमी है, पानी की कमी हो रही और नेसेसिटीज़ की कमी हो रही है, इम्यूनिटीज़ की, तो उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर असिस्टेंस पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और शायद इस क्षेत्र में यूएन की एजेंसीज, रेड क्रॉस और कई एनजीओज आकर के काम करें, और मेरे ख्याल से 2-1 ने तो काम करना भी शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि वहाँ लोग जिंदा रहें। उसके बाद ये देखने की बात होगी कि उनके मानवाधिकार कहाँ तक सुरक्षित हैं, उनके महिलाओं के अधिकार कहाँ तक सुरक्षित हैं। तो पहले तो सर्वाइवल के लिए यूएन को इसमें कुछ करना चाहिए और एनजीओज को भी इसमें कुछ करना चाहिए। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी होने वाली है। अगर इसी तरह से लड़ाई चलती रही तो अफगानिस्तान में चीज़ों की किल्लत हो जाएगी, लोग भूखों मरने लगेंगे। पहले उस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा। रविंद्र सचदेव,
ये तस्वीरें, उसके बाद अगर हम अब अफगानिस्तान की इंटरनल पिक्चर की बात करें, अमेरिका ने एजेंसी दावा कर रही है कि अमेरिका ने ये स्ट्राइक की है, आईसिस खुरासान को टारगेट किया है, लेकिन आईसिस खुरासान को खत्म करना, इस तरह की स्ट्राइक्स तो ठीक है, लेकिन आईसिस खुरासान को खत्म करना अमेरिका के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और ये देखते हुए भी क्या अब हम अफगानिस्तान में आईसिस खुरासान वर्सेस तालिबान की लड़ाई देखेंगे? और वी नो हु इज पुलिंग देयर स्ट्रिंग्स, आईएसआई इन पाकिस्तान इज पुलिंग देयर स्ट्रिंग्स। बिल्कुल, देखिए, एक तो अगर अमेरिका आईएसआईएस को निकाल सकता तो 20 साल में अभी तक क्यों नहीं निकाला? मोस्ट सरप्राइजिंग। ठीक है, तो ऐसे तो निकाल नहीं पाएगा, और टारगेटेड स्ट्राइक्स करके कितना कर लेगा? होगा कि भाई हमने किसी सरगना को मार दिया इनके, फिर एक आध महीने बाद आएगा जो सुसाइड बॉम्बिंग करने जा रहा था, मैंने उसको मार दिया, उस तरह की शायद चीजें करे। बट इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आएगा कि तालिबान को अगर अपना सर्वाइवल करना है अगेंस्ट आईएसआईएस, तो क्या तालिबान ग्राउंड इंटेलिजेंस अमेरिका को दे और अमेरिका उनको ओवर द एयर एलिमिनेट करता जाए? देखिए, अगर इस तरह का कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन गया बिटवीन तालिबान एंड अमेरिका, तब तो कुछ आईएसआईएस को नुकसान पड़ेगा। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिए, पाकिस्तान, देखिए आईएसआईएस के लिए पाकिस्तान भी बहुत बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान के अंदर है तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तानी तालिबान है, जो पाकिस्तान की सरकार से लड़ता है। अब अगर आईएसआईएस में जोश और जोर आ गया, तो वो तो तहरीक तालिबान के साथ मिलकर या अलग करके पाकिस्तान की सरकार पर भी चलेगा। तो इन दैट केस क्या पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है कि उसको भी काफी ग्राउंड इंटेलिजेंस है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कौन क्या खेल खेल रहा है? तो इन दैट केस क्या पाकिस्तान भी इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू कर देगा अमेरिका के साथ? उन्हें बताएगा देखो ये आईएसआईएस वाले यहां बैठे, इन्हें मारो। तो उस केस में आईएसआईएस को शायद कुछ रोका जा पाएगा, क्योंकि अभी से पहले जब अमेरिका था अफगानिस्तान में, तो अमेरिका तो तालिबान से भी लड़ रहा था, आईएसआईएस से भी लड़ रहा था, सबसे लड़ रहा था। तो अमेरिका को कोई हो सकता है बेटर या अच्छी ग्राउंड इंटेलिजेंस ना मिल रही हो, पर अब अमेरिका बाहर है और आईएसआईएस तालिबान को टारगेट कर रहा है, और इधर देखना पाकिस्तान में भी उथल पुथल होगी। तो ये दोनों देश अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अगर ये अमेरिका से इंटेलिजेंस शेयर करना शुरू कर दे कि यहां ये बैठे हैं इस गांव में, इस शहर में, इस बिल्डिंग में, अमेरिका ओवर द होराइजन आके मारे, तो क्या वो एक इमर्जिंग पैटर्न होगा? मेरे को थोड़ा लग रहा है कि चांस ये हो सकता है। जब आप मुझसे ये बात कह रहे हैं सर, जब आप मुझसे ये बात कह रहे हैं, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन जब आप मुझसे ये बात कह रहे हैं, तो उसामा बिन लादेन कहां मिला था और पाकिस्तान क्या बोलता रहा, और फिर अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को कहां पर जाकर ढूंढ निकाला? तो पाकिस्तान आतंकियों की पोल खुद से खोलेगा, आपको इसकी संभावना कितनी लगती है? मैं मानता हूं जीरो है, परंतु अगर पाकिस्तान की खुद वजूद क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि ये आईएसआईएस तो पाकिस्तान को मारने में है भाई, तारिक तालिबान ये लोग तो, अगर क्योंकि इनको तो अपना जो खुरासान बनाना है, अपना डार्क शारिया करना है, तो पाकिस्तान को भी कहते हैं भाई ये सारा इलाका इन्हें कंट्रोल करना है, तो अगर ये सारा इलाका कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान पे भी करेंगे ये। ओके, अब यस यू आर राइट एंड वी अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इनसे काफी मिले जुले है, तो हो सकता है पाकिस्तान अवॉइड कर जाए, पर एक पॉइंट तो आएगा ना शायद कि पाकिस्तान का सर्वाइवल खुद उस पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क में, अगर आईएसआईएस ऐसे अटैक्स पाकिस्तान के अगेंस्ट करने शुरू करे ना। हम कह नहीं सकते वो करेगा, बट अगर कर दिए शुरू, तो पाकिस्तान को भी तो अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें मारना पड़ेगा। पाकिस्तान खुद तो उनसे लड़ नहीं सकता, ठीक है? तो पाकिस्तान इनवाइट करेगा, और पाकिस्तान के लिए अच्छा भी रहेगा ना, चुपचाप पीछे अमेरिका को बोला ये रहे वहां पर मार दो, तो कहने को तो ये भी नहीं होगा पाकिस्तान को कि मैंने बताया, भाई अमेरिकन इंटेलिजेंस ने गैदर करी होगी, मार दिया। तो इस तरह की अलग अलग गेम्स चलेंगी, और सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं इस इलाके में अब। परंतु जो बात निकल के आ रही आदित्य जी, वो ये है कि इस समय की माहौल में ये आईएसआईएस खुरासान जो है सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट और रेट्रो, या जो भी आप शब्द यूज कर लें, खुराफाती, खौफनाक है। तालिबान भी है, परंतु आज की दुनिया में तो सरप्राइजिंग हो रहा है कि तालिबान के लिए थोड़ा माइल्ड माना जा रहा है कंपेयर टू आईएसआईएस। एंड दूसरा, यस, तालिबान कम से कम कहने में तो कह रहा है ना दुनिया को कि ठीक है
मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा दूसरों को, वो कितना कंट्रोल कर सकता है अपनी जमीन और कितनी नीयत है उसकी, वो बात अलग है। ठीक रॉबिंदर जी, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए कि तालिबान आतंकी संगठन गवर्न करना और आतंकी संगठन होना दोनों अलग तरीके के एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, और आतंकी संगठनों में शायद हम बार बार इसी बात को दोहराते हैं और भारत ने खासतौर पर ये स्टैंड मेंटेन किया है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान या गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता है, टेररिज्म टेररिज्म होता है, और इसको लेकर दुनिया को क्लैरिटी होनी चाहिए। जय के त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, प्लीज मेक योर पॉइंट। वो एक चीज मैं रविंदर सज्जन जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। पाकिस्तान ने दोनों को बढ़ावा दिया है, बल्कि तीनों को बढ़ावा दिया है, तालिबान, हक्कानी ग्रुप एंड ISIS खुरासान, जिसको मैं ISIS खुराफात कह सकता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा खुराफाती वही है अभी आज की डेट में। नाउ अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को भी ये लोग देर सबेर, अगर ये लड़ाई चलती रही, अमेरिका के जाने के बाद भी अगर ये अंदरूनी लड़ाई चलती रही, तो देर सबेर इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी तो मैन मनी मटेरियल से भी वो कर रहा है, तालिबान की मदद कर रहा है, और बाद में क्या होगा कि पाकिस्तान के ही खिलाफ ये लोग चढ़ेंगे, एक तरह से बूमरैंग की सिचुएशन चली आएगी। दूसरी चीज जो ये कहा जा रहा था, उससे भी मैं सहमत हूँ कि आपने एक को मार दिया, मान लिया वहाँ नंगनहार में मार दिया, एक को आज मार दिया, एक को कल परसों मार देंगे, 4-6 और मार देंगे, लेकिन इससे क्या ख़त्म हो जाएगा? उसामा बिन लादेन को मार गिराया गया तो क्या जो है अलकायदा ख़त्म हो गया? ख़त्म तो नहीं हुआ। या तालिबान के ही पहले उनको मार गिराया गया था, तो मुल्ला उमर को तो क्या तालिबान ख़त्म हो गया था? ख़त्म तो नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि टेररिज्म से निपटने का रास्ता सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक दो स्लीपर सेल या जहाँ जहाँ टेररिस्ट अटैक हो या होने की पॉसिबिलिटी हो उनको मारते रहें। उसका रास्ता तो ये भी है कि उनको इंगेज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी, और वो अभी निकट भविष्य में नहीं दिखता, और निकट भविष्य में चूंकि ये नहीं होगा इसलिए पाकिस्तान को भी परेशानी होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा जितनी देर लड़ाई चलेगी उतना ही पाकिस्तान को परेशानी पाकिस्तान की ओर बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर खतरा बढ़ता है। ठीक, हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला भी जुड़ गए। कर्नल अनुराग शुक्ला, ये एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें अब ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने सुसाइड बॉम्बर्स को टारगेट किया है जो कि काबुल एयरपोर्ट को टारगेट करना चाह रहे थे। तो अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है अफगानिस्तान में। ये जो पूरी सिचुएशन है इस वक्त, आपका एनालिसिस, आपका असेसमेंट, आपका आकलन क्या कहता है? जी, मेरा असेसमेंट ये है कि अमेरिका के ऊपर इस समय डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ उसके बहुत सारे इंटरेस्ट जो इस समय अफगानिस्तान के अंदर हैं उनको बचाना है, और उनको अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि आप परेशान मत होइए, हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए अभी भी हैं। तो ये एक तरह से वार्निंग शॉट है, एक तरह से वार्निंग शॉट है ना केवल अपने दुश्मनों के लिए बट तालिबान के लिए भी, कि कोई ऐसी हरकतें जो उनकी तरफ से की जा रही है या उनकी मदद से की जा रही हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हमें कमजोर ना समझा जाए, और हम किसी भी तरह की सिचुएशन में अपने डिसीजन लेने को सक्षम रखते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक स्ट्राइक किया था 2 दिन पहले, और एक स्ट्राइक आज हुआ है। आने वाले समय में भी लोग स्ट्राइक करते रहेंगे। देयर विल बी कैजुअलिटीज, कुछ कैजुअलिटीज होंगी लेकिन जो कंफर्म नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये अमेरिका के लिए करना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको टाइम चाहिए, उनको अपने विड्रॉल के लिए जो कि 31 का टाइमलाइन लगा हुआ है, उससे पहले उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो चाहते हैं कि उस दौरान जितना पीस प्रोसेस बना रहे, जितना पॉसिबल हो सके, वो अपने से जितने ज्यादा इंटरेस्ट हैं उनको अपने देश से निकालना चाहते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई है। सिचुएशन चेंज होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जो 31 अगस्त का टाइमलाइन है, हो सकता है उसको बढ़ाना पड़ जाए, और अगर बढ़ाना ना भी पड़ा जाए तो अगर उनके कंट्रोल में एयरपोर्ट नहीं रहेगा, अगर कंट्रोल छूट जाएगा या चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और उनके जो इंटरेस्ट हैं वहां पे रह गए हैं वो वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनको विकल्प यानी दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ेंगे जो कि लैंड के हो सकते हैं। और उस दौरान हमारे को उसमें सुप्रीमेसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। दुश्मनों को खतरा है और ये लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बना के रखें, और सिर्फ यही वजह है कि वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
जी, रोबिंदर सचदेव लगातार हमारे साथ है। रोबिंदर जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, हम इतने सारे एक्टर्स की एक साथ बात कर रहे हैं। हम तालिबान की बात कर रहे हैं जो कि अब गवर्न करना चाहता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हाथ उसने मिलाया हुआ है हक्कानी नेटवर्क के साथ। देन देयर इज अल-कायदा ऑल्सो, देयर इज आइसिस खुरासान, और फिर अमेरिका और साथ ही नेटो फोर्सेस जिसमें से कई पुल आउट कर चुकी हैं। मेन चैलेंज अगर एक तरीके से माना जाए तो जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि अब 300 यूएस सिटीजन्स हैं जिनको हमको इवैक्यूएट करना है। अगर इन सभी के रोल्स की और इनके मौजूदा हालात की बात की जाए तो इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई कीजिए हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अफगानिस्तान में एक्चुअली इस वक्त हो क्या रहा है। अफगानिस्तान में एक्चुअली अभी तो ये हो रहा है, बाकी सारी चीजें अलग है। वहां का काबुल एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इस समय दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, और उस एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे आम अफगान जो कि तालिबानी राज से भागना चाहते हैं वो खड़े हैं। उनको रोकने के लिए तालिबान के सोल्जर्स खड़े हैं और उनके पीछे अमेरिकन सोल्जर्स हैं। अमेरिका एयरपोर्ट के अंदर अंदाजन करीब 5-1 हजार अमेरिकन सोल्जर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं। देखो, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है और प्लेन जब आता है तो उसकी इंजीनियरिंग वगैरह की क्विक सर्विसिंग होती है बिफोर प्लेन दोबारा उड़े, तो उस तरह के टेक्नीशियंस हैं जो कि अमेरिकन ही है मोस्ट प्रॉब्ली, या टर्किश हैं शायद कहा जा रहा है। और खतरा यह है कि इसके अलावा बाहर करीब 1001 अमेरिकन भी हैं जो कि एयरपोर्ट तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का एस्टिमेट है कि करीब 1000 अमेरिकन और हैं अफगानिस्तान में। क्योंकि होता क्या, जब कोई अमेरिकन अफगानिस्तान जाता था, एएफपी को कहा, वो ये कह रहे हैं कि करीब 300 यूएस सिटीजन्स हैं जिनको हमको इवैक्यूएट करना है। नहीं श्योर, ये हो सकता है 300 एयरपोर्ट के अंदर हो जो प्रोसेस कर चुके हैं, बट एक नंबर और है 500 से 1000 अमेरिकन सिटीजन्स का जिन्होंने, जो कि अमेरिकन एम्बेसी उन्हें लोकेट ही नहीं कर पाई है। वो कहां है, काबुल में है, किसी प्रोविंस में है, कुछ पता नहीं है। इसी बीच जो बड़ी खबर है, काबुल में अमेरिका ने ड्रोन से एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ड्रोन स्ट्राइक से सुसाइड बॉम्बर को टारगेट किया गया है। सुसाइड बॉम्बर के पास भारी मात्रा में विस्फोटक था, एयरपोर्ट पर यह हमला करना चाहता था और इसीलिए अमेरिका की तरफ से ड्रोन से ये स्ट्राइक की गई है। ये बड़ी खबर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से हम जी न्यूज पर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक था, उसे देखते हुए ड्रोन से ये स्ट्राइक की गई और सुसाइड बॉम्बर को टारगेट किया गया। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा एक्शन वहां पर है, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी काबुल एयरपोर्ट बन गया जिस तरह से आत्मघाती हमला वहां पर पहले हुआ जिसमें 183 लोगों की जान भी चली गई। कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ हैं। रोबिंदर सचदेव, वापस मैं आपको फ्लोर दूंगी, लेकिन कर्नल टिक्कू भी हमारे साथ है। कर्नल टिक्कू, इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमने ड्रोन से स्ट्राइक किया है। हमने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर आ रही है, टू बी मोर प्रिसाइज, ड्रोन से हमने टारगेट किया। किसे टारगेट किया? सुसाइड बॉम्बर को, जिसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक था। ये सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है अब आपको आगे दिखाई देती है और इसमें मैसेज क्या है? देखिए, अमेरिका ने ये जो बात कही है कि उन्होंने सुसाइड बॉम्बर को टारगेट किया है और उसको न्यूट्रलाइज किया होगा, फिर उसका मतलब यही है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि अमेरिका के पास ड्रोन से अटैक करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ से आया है? क्या उनके सोर्सेज ज़मीन पर हैं? और अगर हैं तो क्या पहला वाला जो अटैक जिसमें उनके 13 मरीन्स मारे गए उसके विषय में उनको कुछ पता नहीं चला? उन्होंने एक से एक ड्रोन से अटैक किया और वो कह रहे हैं कि वो सुसाइड बॉम्बर था। इसके लिए तो प्रिसाइज एक्शनेबल रियल टाइम इंटेलिजेंस चाहिए आपको। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के पास आजकल वो कैपेबिलिटी है अफगानिस्तान में कि वो उनको ऐसी इंफॉर्मेशन कोई दे, क्योंकि वो निकल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा एसेट काबुल के आसपास में बगराम एयरपोर्ट था, वो उन्होंने खाली कर दिया। बाकी उनके पास क्या था? 2500 ट्रूप्स थे। 2500 ट्रूप्स में से कुछ वो वापस ले गए थे और जब ये अटैक आ गया फिर उन्होंने बिल्डअप कर दिया कि भाई उन्होंने 31 अगस्त तक का डेडलाइन दे रखा है, तो उन्होंने और ट्रूप्स वहां पर। आई थिंक अमेरिका बिल्कुल इज इन टोटल मैस इन अफगानिस्तान। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर को टारगेट कर रहे हैं,
मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है। ये डोमेस्टिक लेवल पर जो वहाँ पर काफ़ी सारी कंडेमनेशन हो रही है आजकल की एडमिनिस्ट्रेशन की, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके लिए वो लोगों को चुप कराने के लिए कर रहे हैं। और अगर एक सुसाइड बॉम्बर को आपने न्यूट्रलाइज कर भी लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके ट्रूप्स वहाँ 6000 ट्रूप्स अभी भी वहाँ पर है, और काबुल एयरपोर्ट के बाहर इतने सारे लोग हैं, तालिबान हैं, और आप गेट के अंदर हो, अगर गेट के पास दोबारा एक और बॉम्बर आ जाता या कहीं से रॉकेट अटैक करते तो आपकी फिर कैजुअलिटीज हो जाएंगी। आई थिंक इट्स अ मेस। तो अमेरिका जो बोल रहा है मेरे ख्याल से उस पर विश्वास कोई भी नहीं करेगा आजकल। हमारे साथ कर्नल यशिका त्यागी भी हैं, उनसे कमेंट हम लेंगे, लेकिन ये बड़ी ब्रॉडकास्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं कि दो धमाके 26 अगस्त को हुए और एक धमाका आज हुआ, जिसे अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्राइक थी, ड्रोन स्ट्राइक थी, आत्मघाती हमलावर पर, जिसके पास भारी संख्या में विस्फोटक था। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.